अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी महाज पर बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अदालत से जुड़ी हुई हैं और उनके फ़ैसले अदालत से आना है। ख़ास तौर पर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के लिए एक अहम फ़ैसला कल अदालत से आएगा और ये साइफ़र मुकदमे की जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ जो अपील थी उसका फ़ैसला जिसे महफूज कर लिया गया था, ये महफूज शुदा फ़ैसला अब कल सुनाया जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने की इजाज़त मिल सकेगी या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब कल मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ और भी अहम मुकदमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या तो लगे हुए हैं या लगने वाले हैं, जैसे कि अभी हाल ही में आने वाले फ़ैसले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला है उसको भी नज़रसानी के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। फिर नैब तरामीम का इसका जो फ़ैसला उमरता बंदयाल साहब जाते हुए सुना गए थे उसको भी चैलेंज किया गया है, उसके खिलाफ भी एक अपील लग चुकी है। 90 दिन में इलेक्शन कराने का जो मामला है वो अपनी जगह, जो पिटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी है। ये तमाम अहम केसेस, इन पर कब समातें होंगी और क्या इनके असरात होंगे, ये बड़े अहम सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे कुछ सियासी जमातें क्या हिकमत अमली अपना रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता सबके बयानिए खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं और कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी है। इन सब बातों पर भी गुफ्तगू करेंगे कि कौन क्या बयानियाँ लेकर मार्केट में आ रहा है और इसके साथ साथ आखिर में प्रोग्राम की बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसराइली जारियत जारी है। पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल वर्जन, एक ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू आज जारी कर दिया गया है। क्या वो काफ़ी है या मज़ीद भी हम कुछ कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे आज ही के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान तरफ चलती हूँ। इमरान साहब, अदालती मामलात बड़े अहम है जो कल से हफ्ता शुरू होने जा रहा है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? पहला जो मामला है वो इमरान खान साहब की जो साइफ़र केस की समाअत है, जैसे कि वो पहले अटक जेल में, बडियाला जेल के अंदर ही हो रही है, उसको जेल में नहीं होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए, इसके ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ था, अब वो कल सुनाया जाएगा। आपको लगता है कि इनकी इस्तदा मंजूर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़मीना, साइफ़र केस जो है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो साबिक माफ़ कीजिएगा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने साइफ़र केस का जो ट्रायल है ये जेल में करने से रोकने की जो इस्तदा की है। दूसरा इसका पहलू ये है कि उन्होंने एक दरख्वास्त मुकदमे के खराज की भी दे रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि दोनों को इकट्ठा कर दिया और उन दोनों की अब समाअत कल है। देखिए मामला ये कि किसी हाई कोर्ट नहीं है, हाँ जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब मामला ये है कि दोनों, कोई भी शख्स हो, पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक उसको ये हक हासिल है कि वो कानून के मुताबिक जो है कोई एप्लीकेशन दे अदालत में और अपना जो है कोई इस्तदा करे, लेकिन ये फिर आगे अदालत ने फैसला करना है कि वो उस दरख्वास्त को, उसकी उस रिक्वेस्ट को, उसकी उस इस्तदा को वो जेन्युइन समझते हैं या नहीं समझते, मेरिट पे समझते हैं या नहीं समझते। मौजूदा जो हालात हैं उसमें मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ओपन ट्रायल का जो मामला है वो PTI का मौक़िफ़ ये है कि अगर ये इतना ही मुकदमा बिल्कुल साफ़ और शफाफ है तो फिर इसका ट्रायल ओपन क्यों नहीं किया जा रहा। अब उसमें कुछ जो मुखालफीन हैं उनकी ये राय है कि जी ये इसलिए भी है कि क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं, चीज़ें हैं, कुछ मुल्की सिक्योरिटी है, कुछ अंदरूनी सिक्योरिटी। इस पे तो बात हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले भी, उन्होंने कहा जो हिस्सा आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उसको आप इन कैमरा कर लें, अदरवाइज वो जो है वो ओपन कोर्ट में हो। और नहीं, ऐसे होता नहीं आमतौर पे कि कुछ हिस्सा इन कैमरा सेशन में हो जाए और बाकी हो, या तो फिर ओपन होगा या सारा इन कैमरा होगा। लेकिन कल देखिए अब अदालत क्या फ़ैसला देती है। अभी मैं प्रेडिक्ट करना जो है ना वो उस पर मुझे लगता है कोई इतना आसान या मुनासिब काम नहीं है। चौधरी साहब को अंदर की बात बता दें तो वो अलग की बात। चौधरी साहब से ही पूछ लेते हैं। चौधरी साहब, कल क्या फ़ैसला आ सकता है? क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेयर ट्रायल का तकाजा तो यही है कि ओपन कोर्ट में ही सारी हेयरिंग हो। हाँ देखिए समीना, इसमें इमरान साहब ने तो साढ़े तो सुटती है। बात यह है कि कल जो भी फैसला आता है आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल तो बुनियादी हक है किसी भी मुल्ज़िम का, और ये 18वीं तरमीम में ये हक डाला गया। ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, ओपन हेयरिंग, ये वो बुनियादें हैं जिससे किसी भी मुकदमे की शफाफियत के ऊपर जो है वो यकीन किया जा सकता है।
हम इस प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जेल की बुलंदोबांग दीवारों के पीछे होने वाले ट्रायल्स जो हैं वो चाहे जितने भी शफाफ हों, उनकी शफाफियत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। तो शफाफियत के लिए आप इतना बड़ा जो मुकदमा चला रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें जो एक्यूज़ हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं। इनको अगर आप इस तरह से ट्रायल करेंगे, जेल ट्रायल करेंगे, तो फिर उस पर तो बहुत ज़्यादा सवालात और उंगलियाँ तो उठेंगी। और उसकी सज़ा अगर आप देते हैं तो फिर उसको कौन मानेगा? ज़ाहिर कोई भी नहीं मानेगा। जहाँ तक साइफर का मामला ये है, जो इस्तिस्ना वाली जो बात है चौधरी साहब, 248 पे क्या फैसला करती है सिक्योरिटी? 248 का जो एक मामला है जिसके तहत इस्तिस्ना की दरख्वास्त अब दायर की गई है कि जी केस ही ख़त्म किया जाए क्योंकि इस्तिस्ना, ये आर्टिकल को थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये किस तरह वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देता है। देखिए, आर्टिकल 248 जो है आइन का, वो वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा को अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उसके ऊपर जो है जवाबदेह नहीं करना पड़ता। यानी इस तरह से ये प्रोटेक्शन दी गई है आइन में और कानून में भी है कि अगर आप अपने ऑफिशियल फंक्शंस करेंगे तो उनके ख़िलाफ़, आप पे ख़िलाफ़ वो फिर मामलात अदालत में नहीं जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल मुखासमत होती है, सियासी, कभी एक पार्टी हुकूमत में होती है, कभी दूसरी पार्टी ऐसी हुकूमत में होती है। तो उसमें जो है फिर ये एक उनको कवर, लीगल कवर दिया गया है कि आप अपने ऑफिशियल मामलात में जो भी मामला करेंगे तो उसके लिए आपको इस्तिस्ना हासिल होगा। और ये जो गवर्नर्स और प्रेसिडेंट हैं, आपको याद होगा असद ज़रदारी साहब सदर बने थे तो उनके खिलाफ मुकदमात रुक गए थे जी। तो वो उनके खिलाफ तो मुकदमात, फौजदारी मुकदमात वैसे नहीं चल सकते। लेकिन तो ये कोई अच्छी हिकमत अमली है कि अगर वो एक फेयर ट्रायल पे यकीन रखते हैं तो इमरान साहब इससे इस्तिस्ना के पीछे छुपने की क्या ज़रूरत है, उसको फेस करें। ये तो वैसे ही उनका मौक़िफ़ है कि इस केस में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा समीना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक तो ये जो मौजूदा मौक़िफ़ है ये तो है, माजी में खुद इमरान खान साहब कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि इस्तिस्ना होना ही नहीं चाहिए। क्यों ये इस्तिस्ना है? और पीटीआई भी ये मौक़िफ़ दोहराती रही है कि इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को या किसी को भी नहीं होना चाहिए, सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। लेकिन जब अपनी बारी जाती है तो पूछ लेना और शायद फ़र्क जवाब देना। हाँ, लेकिन माजी सर यही तो प्रॉब्लम है चोई साहब, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये अपोजिशन में होते हैं इनका मौक़िफ़ कुछ और होता है, जब हुकूमत में होते हैं हमारे सियासतदान तो मुजीबुर्रहमान शामी साहब हमारे साथ होता है ना मामलात का, जब फिर बंदा खुद देखता है तो फिर मामलात का अंदाजा हो जाता है। राइट, मुजीबुर्रहमान शामी साहब तज़कियाकार सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे अहम मुकदमात जो हैं वो इस वक्त कोर्ट्स में मौजूद हैं। आपको नज़र आ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को कोई अहम रिलीफ साइफर केस से मिल सकता है, या आपको ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस उनके खिलाफ लग रहा है कि जिसमें उन्हें सजा होने के पूरे चांसेस हैं? देखिए, जब कोई मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत होता है तो आमतौर पर उस पर तबसरा करने से गुरेज किया जाता है, क्योंकि जब हमने इस सहाफत के कूचे में कदम रखा था आज से कई दहाइयां पहले, तो जब ज़ेर समाअत मुकदमात पर तबसरे नहीं होते थे और ना उनके बारे में अंदाजे लगाए जाते थे, तो अदालत जो भी फैसला करेगी तो हमें मालूम हो जाएगा। अब इसमें तो इस्तिगासा जो कह रहा है सजा हो जाएगी, सफाई वाले कह रहे हैं कि हम ये मुकदमा जो है वो हवा में उड़ जाएगा। अच्छा शामी साहब, ये फरमाइएगा, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले ये बात हो रही थी कि हमारे सियासतदान बिलअमूम तमाम ही जब अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो इनकी और बात हो जाती है। तो ये दोहरा मौक़िफ़ क्यों होता है इनका? ये तो हमें अपने सियासतदानों से पूछना चाहिए, और जो कुछ उनके साथ होती है और जिन मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है, जो मसाइल बर्दाश्त करना पड़ते हैं, वो भी आपके सामने हैं। जब कोई पाकिस्तान में कोई अपोजिशन आसान तो नहीं है, तो अपोजिशन में जो लोग होते हैं तो उनके खिलाफ तो रियासत जो है पूरी वो हरकत में आ चुकी होती है, और जो हुकूमत में होते हैं वो समझते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान क्या हुआ है। जो हुकूमत में थे, जब वो हुकूमत में थे तो अपोजिशन का जीना उन्होंने हराम किया हुआ था,
और जब वो अपोजिशन में आए हैं तो अब उनकी जिंदगी जो है दूभर हुई हुई है। ये सियासतदानों को सोचना चाहिए, कोई ज़ाब्ता अखलाक तय करना चाहिए, कोई जमहूरी तरीके से अपने मामलात को चलाना चाहिए। तो जमहूरियत क्या है? देखिए, जमहूरियत तो यही है कि जिसके साथ लोगों की मेजॉरिटी हो उसको आप हुकूमत करने दें, और जिनके पास कम तादाद में लोग जिनके साथ हो उनको अपोजिशन करने दें। तो आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होगी, आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होगी। अगर आप ये सबक सीखने को तैयार नहीं है और बार बार आपको आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, बार बार आपको कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मुकदमों का सामना करना पड़ता है, तो फिर आप अगर सबक नहीं सीखते तो फिर इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। सही। शामी साहब, मियां साहब की वापसी को लेकर के बड़ी बातचीत हो रही है और पीपल्स पार्टी का बड़ा इस पे एक वाज़े मौक़िफ़ आ रहा है और वो अब ये बाकायदा कहना शुरू हो गए हैं कि ये डील के तहत वापस आ रहे हैं, इसीलिए इनको बहुत फैसिलिटेट किया जा रहा है। आपकी नज़र में क्या वाकई अब ये तयशुदा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वही अगले वज़ीर आज़म होंगे और इसके लिए अब हम ये समझ जाएं कि जो सारी एक हमें निज़ाम है वो उनको प्रोटोकॉल देता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब के मुझे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि उनके लिए कोई रेड कारपेट ट्रीटमेंट जो है वो करने की तैयारी हो रही हो। उन्हें वापस आना है, अपने मुकदमात का सामना करना है। हाँ, ये बात है कि जो अदलिया के ऐवानों में एक तब्दीली आ चुकी है और मियां नवाज शरीफ साहब को जिन लोगों से शिकायत थी कि वो उनके खिलाफ तासुब रखते हैं, वो अब मंजर से गायब हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल इसमें उनको अपना मुकदमा लड़ने की और फिर इंसाफ हासिल करने की सहूलत एक मुयस्सर होगी। इसके अलावा तो मुझे कोई लग नहीं रहा कि खास तब्दीली आई है। नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ना होगा और उसके बाद अगर वोटर उनके हक में वोट देंगे तो वो हुकूमत में आ जाएंगे और नहीं देंगे तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। नहीं शामी साहब, लेकिन ये जिन हालात में आ रहे हैं मियां साहब वापस, महंगाई है, अभी पिछले 16 माह की कारकर्दगी का एक बर्डन भी है नून लीग के भी कंधों पर और बाकी जमातों पे, तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो सकते हैं और उनको वाकईतन वोट भी मिल सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में? देखिए, नवाज शरीफ साहब के कंधों पर तो 16 महीने की हुकूमत का बोझ है और पीटीआई के कंधों पर जो है 3.5 साल की हुकूमत का बोझ है। तो हुकूमतों के बोझ तो सियासी जमातों को उठाना ही पड़ते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप मुस्लिम लीग नून के बारे में जो कुछ भी कहें, ये तो नहीं कह सकते कि उसकी कोई हैसियत नहीं है या वो उसको बिल्कुल वो सिफर हो गई है। ऐसी बात तो नहीं है। उसकी एक अपनी तारीख है, उसकी एक हमायत मौजूद है, उस हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके वोटर्स मौजूद हैं, उसके सपोर्टर्स मौजूद हैं। तो अगर वो चाहें तो उनके इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हो सकते हैं और एक बड़ा इज्तिमा हो सकता है। इसमें कोई ताज्जुब तो नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन शामी साहब जो भी इन्होंने हाल ही में जलसे वगैरह किए उसमें तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं कर सके। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका बहुत तजर्बा है इलेक्शन के मामलात में, तो क्या इलेक्शंस इस माहौल में आपको मसाइल का हल नज़र आ रहे हैं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी इस पे काफ़ी एडमेंट हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शंस कोई हल नज़र नहीं आ रहे, और मेरी ज़ाती राय में भी जब तक आप बेयर मिनिमम कंसेंसस नहीं करेंगे, कोई ज़ाब्ता अखलाक जैसे आपने भी जिक्र किया, कोई गेम रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं होंगे, तो क्या इलेक्शन इन मसाइल का हल निकाल सकेंगे जिससे पाकिस्तान इस वक्त दो चार है? देखिए, पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होने होते हैं इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। अगर ये मंतक हम तस्लीम कर लें तो फिर तो कभी इंतखाबात होंगे ही नहीं। इंतखाबात को होना है, ये हमारे दस्तूर का तकाजा है। इस पुल पर से हमें गुजरना है और कोई किसी शख्स को यहाँ हासिल नहीं है तो वो इंतखाबात को सबोताज करे या उनको मौखर करने का मुतालबा करे। अगर इंतखाबात नहीं होंगे, अवाम अपने नुमाइंदे नहीं चुनेंगे। तो पहले सबोताज हो चुके हैं ना, आइन के मुताबिक तो काम नहीं हुआ, 224 की तो खिलाफ वर्जी हुई। तो इसका मतलब है कि एक बार खिलाफ वर्जी हो जाए तो बार बार होनी चाहिए। अगर हम एक दफा ठोकर खा जाएं तो बार बार ठोकर खानी चाहिए। अगर एक चोट लग जाए तो दूसरी टांग पे भी चोट लगनी चाहिए।
अब जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं उनके मखसूस हालात थे और उसमें वो इलेक्शन हो नहीं सकते थे, इसलिए कि वो सूबों में इलेक्शन अलग से हो रहे थे, मरकज में इलेक्शन अलग से हो रहे थे, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस थी। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो हो चुका है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि हम सर आइन का तकाजा तो ये नहीं है, ये तो ख्वाहिशात थी सियासी जमातों की जो कि उन्होंने अमल दरामद किया। जी देखिए, हम अपनी ख्वाहिशात जो है ना उन पर तो नहीं जा सकते ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इंतखाबात कराने हैं, तो उसे पहरा देना चाहिए था, कंटेम्प्ट के नोटिस जारी करने चाहिए था मुतल्लिकीन को, तो इंतखाबात हो जाते। ये आपकी बात 100% फैसले करती है, उनका पहरा नहीं देती, उन पर अमल नहीं कराती, तो उसके नतीजे में फिर कंफ्यूजन पैदा होता है और अवाम पैदा होता है। ठीक, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है शामी साहब, मियां साहब की वापसी इस बात का इशारा है कि फिर वाकई जनवरी में इंतखाबात होने जा रहे हैं, या अभी कोई फ्रेंड बट्स है आपकी? मियां साहब ने 21 अक्टूबर को वापस आना है। मियां साहब आए या ना आए, इंतखाबात होने चाहिए, ये आइन का तकाजा है और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इंतखाबात जो हैं पुरअमन तरीके से आज़ादाना और मुनसफाना हो जाए। अच्छा शामी साहब, पीटीआई का बड़ा शिकवा है कि उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन पीएमएलएन को मिल रही है और बाकी जमातें भी कुछ ना कुछ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हैं, तो आपको लगता है कि वाकई इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं दस्तयाब है पीटीआई को? इस वक्त तो जनाब अभी तो इंतखाबी अमल शुरू नहीं हुआ। जब इंतखाबी अमल शुरू हो जाएगा तो मेरा ख्याल पीटीआई के साथ भी वही सलूक होगा जो दूसरी सियासी जमातों के साथ होगा, और मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी इसका एहतमाम करना चाहिए और अदालतों को भी उसका एहतमाम करना चाहिए। और मेरे ख्याल के जैसे दूसरी जमातें अपने जलसे कर सकेंगी उसी तरीके से पीटीआई को भी हक हासिल होगा कि वो अपने जलसे कर सके। अभी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं हुई, इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए अभी जो बात हो रही है वो तो एक नेट प्रैक्टिस हो रही है, इंतखाबी अमल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू। लेकिन इमरान साहब जो बात शामी साहब कर रहे थे वो ठीक है कि इंतखाबी मुहिम तो नहीं चल रही है, लेकिन हर कोई अपने तौर पर कुछ ना कुछ लहू तो गरमा रहा है। अभी मीनारे पाकिस्तान जलसे की इजाज़त पीएमएलएन को आज मिल गई है, लेकिन पीटीआई ने मुतबादिल जलसे भी वेन्यूज़ के बता दिए हैं कि जी हम उधर मोची दरवाजे में कर लेते हैं, सेशन कोर्ट के बाहर जो ग्राउंड है उधर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही, लिबर्टी में भी नहीं मिली, अदालत के हुक्म के बावजूद भी नहीं डीसी ने अभी तक अप्रूव किया। तो इसको आप नहीं समझते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की सियासत में ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये पूरी एक बहस है। अगरचे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, और अगर आप 2 साल पीछे चले जाएं तो मरीम नवाज साहबा अपने हर जलसे में आपको ये कहती नज़र आती थी कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो अब मैं समझता हूँ कि पीटीआई हो या कोई भी सियासी जमात, ऐसी सियासी जमात जिस पे कोई पाबंदी ना हो, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहाल एक सियासी जमात हो, उसके लिए ग्राउंड एक सी होनी चाहिए। अलबत्ता फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वो ज़रूर उसमें फ़र्क रखें कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में हैं या कोई ऐसे वाक़यात वो तो पकड़े हुए हैं ना, बस जो बाहर हैं वो तो आ सकते हैं जलसे में कि नहीं। गुजारिश ये है कि उनके आने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो तो खान साहब सियासी जमात तो नहीं है, वो तो कुछ अफराद हैं जो पकड़े गए। हाँ जी, लेकिन वो उनका ताल्लुक तो उसी सियासी जमात से था ना चोई साहब, इसीलिए उस पर ये कहा जा रहा है ना मैनेजमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो यही कहा जा रहा है। लिबर्टी के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि क्योंकि यहाँ से जुलूस वो गया था और वहाँ पे वो ऐसी जगह है तो हम वहाँ से वो नहीं कर सकते। नहीं, तो फिर उसका तो एक आसान हल है ना चौधरी साहब, अगर ऐसे ही है तो फिर एक ही दफ़ा पाबंदी लगा दें, कोई ले आए कि भाई ये दहशतगर्द तंजीम में डिक्लेयर कर दें और पाबंदी लगा दें, ताकि वो फिर ये बीच में से कज़िया ही ख़त्म हो। इस तरह तो ये एक बड़ा भाम है कि वो है, कोई पाबंदी भी नहीं है लेकिन इजाज़त भी नहीं है, ये क्या मामला है? नहीं, अभाम तो कोई नहीं है, बिल्कुल पाबंदी है। कौन सा अभाम है इसमें? पीटीआई की सियासी सरगर्मियों पे बिल्कुल एक सख्ती से जो है उन पे कदगन लगी हुई है, इसमें किसी किस्म का कोई अभाम किसी को है तो पता नहीं, मुझे तो नहीं नज़र आता। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई अपना इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो है वो शिकायत करती फिर रही है, तो बाकी तो आप छोड़ दें। तो ऐसी जो सूरत हाल है उसमें तो एक ही जमात नज़र आती है जिसको पूरी तरह से फैसिलिटेट जो है वो किया जा रहा है अपना इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो जो हैं वो जो मरीम नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रही थी, वो तो डील मांग रही थी।
जो कि उनको जो है वो उनके बकौल राना सरोल्ला साहब के और ख्वाजा आसिफ के वो डील हुई, फिर डील उनको मिली, तो वो डील तो करके आ रहे हैं। उनका तो ये एक जो पीटीआई है उसमें तो किसी किस्म की मुझे तो ऐसी नरमी नज़र नहीं आ रही। तो इलेक्शन जब बाकियों के लिए जो है वो अभी ग्राउंड अवेलेबल है, तो एक जमात के लिए कहा जा रहा है कि जी अभी क्योंकि इलेक्शन का माहौल नहीं हुआ तो वो नेट प्रैक्टिस ही करती रहे और दूसरे सारे मैच भी खेली जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कौन फिर इस सारे प्रोसेस पे यकीन करेगा या इस पे एतमाद करेगा? ये तो मुनसिफाना, गैर मुनसिफाना और गैर ईमानदाराना, गैर शफाफ इलेक्शनों की बुनियाद रखी जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, MQM की तरफ से भी जो है आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अब कोई डिक्टेट नहीं करवा सकता फैसले, और अब फैसले जो है वो पाकिस्तान में होंगे, हमें कोई बाहर से नहीं डिक्टेट करवा सकता। तो ये इशारा जो था वो बानी MQM की तरफ है, मुस्तफ़ा कमाल साहब का इशारा। क्या पिद्दी का शोरबा। देखिए बात ये है सबीना, सीधी सी बात है, मुस्तफ़ा कमाल जो है वो आपको पता है कि वो बहुत पहले ही उनको छोड़ चुके थे और उसके बाद बानी MQM की बात, हाँ मैं बानी MQM की बात कर रही हूँ, उनको छोड़ चुके थे और उसके बाद ये उन्होंने जब अपनी जमात भी बनाई, अब तो दोबारा वो जो है MQM में जम हो चुके हैं। तो MQM बाकी पहले जब उन्होंने अलग जमात भी बना ली थी तो वो उनका ज़ाती तौर पे इख्तलाफ यही था कि वो बानी MQM की सियासत के साथ नहीं चल सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात ठीक है। अब MQM की जो सियासत है, MQM पाकिस्तान की जो बात हम करते हैं उसमें उस तरह से बानी MQM की जो इंटरफेरेंस वो नहीं है। पहले उनकी एक कॉल पे जिस तरह से फैसले होते थे अब उस तरह से नहीं है। लेकिन देखना ये है कि क्या कराची के आवाम जो हैं उसमें उसी तरह से MQM को पजीराई उतनी है जिस तरह से उस वक्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी उसको जो पजीराई थी। तो क्या उस कायद के बाद उस जमात की उसी तरह से पोजीशन रही है? तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बानी MQM से अलग होने के बाद, ये MQM के उनसे अपने आप को फासले पे करने के बाद कराची के अवाम में वो पजीराई नहीं रही MQM की। उसी तरह से जो अगर आप इसको सेम देखें PTI के साथ, तो PTI का भी ये मामला है कि वही बात है कि क्योंकि यहाँ शख्सियत परस्ती की सियासत होती है। तो अगर इमरान खान साहब तो फिलहाल चेयरमैन PTI हैं और अभी तक तो नहीं ओहदे सटे, जब होंगे तो फिर हम इसको जरूर इनके साथ कंपैरिजन मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि वो भी उसी तरह से अगर वो कोई भी जमात है उसका यही मामला। लेकिन यहाँ पर चौधरी साहब, क्या MQM का इशारा सिर्फ उधर लंदन है या कहीं और भी है कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे? जिस इशारे की आप बात, चौधरी साहब एक सेकंड, चौधरी साहब मारते रहते हैं, चौधरी साहब वो वाला इशारा तो मुस्तफा कमाल साहब लेना चाहते हैं। सबीना जानबूझ के शरारतें करती हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। वो उधर से तो डिक्टेट होना चाहते हैं और होंगे। इनका MQM वाले ये जो डायलॉग मारते हैं मुझे समझ में नहीं आती ये किस तरह मारते हैं। देखिए ये MQM की जो जैसे बाकी सब सारा मामला है उसमें किसी को ढकी छुपी है बात। ये मतलब ये एक आई थिंक नैरेटिव पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नैरेटिव नहीं बिकना। देखिए MQM के ऊपर भी 16 महीने की जो कारकर्दगी है उस पे ज़ाहिर है जो अर्बन एरियाज हैं, 16 ही नहीं, उनके ऊपर तो पूरे 5 साल की कारकर्दगी का बोझ है। जॉय साहब, उनका तो दोनों तरफ से ही बुरा हाल है। जब PTI के साथ थे तब भी वो यही कहते थे कि हमें बड़ी लोग सुना रहे हैं बातें, और जब बाद में छोड़ के उधर गए तो उससे भी ज्यादा बुरा हालात हो गए। देखिए ना, असल में प्रॉब्लम समीना जो ज्यादा प्रॉब्लम आया है वो पिछले 16 महीनों में आया है। 16 महीनों में लोगों के ऊपर बहुत बोझ पड़ा है। देखिए बोझ इतना पड़ गया है कि आज मार्केट में खबर गर्दिश करी है कि 40 रुपये पेट्रोल कम होगा। लोग फिर भी खुश नहीं हैं क्योंकि वो जो इंडिविजुअल सारिफ है उसकी जेब के ऊपर कोई खातर ख्वाह उसका असर नहीं होगा, क्योंकि जब बड़ा है तो वो 150 के 160 के करीब एकदम जो है वो बड़ा। तो लोगों की जो इस वक्त मूवमेंट है, जो कारोबारी जो है मामलात है, सरगर्मियां हैं, वो तातुल का शिकार हैं। उन सरगर्मियों को बहाल करने के लिए एक बड़ा मेजर इकनॉमिक पैकेज जो है वो चाहिए है, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है। उसके कोई भी जो है अभी दूर दूर तक कोई निशान भी नज़र नहीं आ रहा कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी तक जो है लोग बिल्कुल बदअतमादी का भी शिकार है, गैर यकीनी का शिकार है। जब तक इन सूरत हाल को नहीं एड्रेस किया जाएगा
जो माशी और इक़्तिसादी मामलात हैं, बाकी मामलात जो हैं वो तो होते रहेंगे और वो तब तक हट नहीं हो सकते जब तक सियासी तौर पर स्टेबिलिटी ना आए। और सियासी स्टेबिलिटी सिर्फ एक सूरत में आ सकती है अगर वाकई एक मुनसिफाना इंतखाबात हों, ईमानदाराना और साफ़ और शफाफ, जिसकी अभी तक जो है कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। लेकिन हर पार्टी अपना अपना बयानिया लेके ज़रूर मैदान में आ रही है। इमरान साहब, मौलाना फजल रहमान ने भी कल एक बड़ा मैसिव जलसा किया। आई मस्ट से पेशावर में काफ़ी बड़ा क्राउड था और उसमें ज़ाहिर जो फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती था वो भी एक बड़ा कॉज था। उसकी वजह से भी ज़ाहिर लोग जुड़ते हैं क्योंकि जज्बाती तौर पर वाबस्तगी है लोगों की इस सारे कॉज से भी। लेकिन इस जलसे से खिताब करते हुए मौलाना साहब ने भी ये बात की कि हमें अगर आप पार्लियामेंट से बाहर उठाएंगे फेंकेंगे तो फिर आप भी पार्लियामेंट से वापस बाहर नहीं आ सकेंगे। फिर देखिए समीना, मैं किसको लगा रहे हैं समीना, मैं सिर्फ एक बात फैसल चोई साहब की उस पर जरूर करना चाहूँगा। अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ चोई साहब, गुजारिश ये है कि 16 माह की कारकर्दगी तो इंतहाई बुरी थी, उसको कोई भी बंदा अच्छा नहीं कह सकता। लेकिन 16 माह की कारकर्दगी से पीछे जो 3.5 साल थे वहाँ भी दूध नहर की शायद की नहरें नहीं थी, वो भी एक 3.5 साल भी 16 माह की वजह थे। सर 70 साल नहीं, लेकिन गुजारिश 70 साल भी नहीं बगी सर। गुजारिश ये है कि वो उन 3.5 सालों में भी इतना बेरागरक हुआ था कि वो आगे कंटिन्यू 16 महीनों में मजीद हो गया। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत अच्छा शो किया और देखिए उसकी बुनियादी वजह ये है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और मुफ्ती महमूद साहब जो थे उनका पाकिस्तानी सियासत में और ख़ास तौर पे केपी की सियासत में बड़ा एक मुकाम था। तो वहाँ पे उनके चाहने वाले साहब आए थे। दूसरी जो आपने ख़ुद बात की कॉज की कि क्योंकि फ़लस्तीन का काज था इसलिए भी लोग जोगदर जोग वहाँ पे आए। आज कराची में जमात इस्लामी ने भी बहुत बड़ा शो किया। जमात इस्लामी ने जो उस दिन जुमे वाले दिन मॉडल टाउन पे किया था वो भी मॉल रोड पे जो किया था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन आज शाहराह फैसल पे बहुत अच्छा शो किया और सिराजुल हक साहब ने वहाँ पे कुछ देर आज शाम को खिताब भी किया था। मामला ये है कि ये जमातें आप इनको बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। ये बात ठीक है कि मुल्क इस तरह से 2 जमाती सियासत की तरफ जा रहा था कि इन जमातों का रोल कम होता गया। जमात इस्लामी की अगर आप बात करें तो पहले जो उनकी बड़ी एक ख़ास उनकी अपनी सीटें समझी जाती थी तो वो भी उन सीटों पे भी उनका वोट बैंक कम हो गया, सुकड़ गया। उसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम जिस तरह से PTI ने KP में उन्हें मारा 2 इलेक्शंस में तो वो भी उनको नुकसान पहुंचा। लेकिन अब उनकी पोजीशन जो है पहले से तो बेहतर हुई है, लेकिन फाइनल तो ये मैच का उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन चौधरी साहब आपका क्या ख्याल है, मौलाना साहब का ये मैसेज किसके लिए था? उनका जो अंदाज था बड़ा जारहाना था। पार्लियामेंट से बाहर निकालने। देखिए मैसेज तो मेरा ख्याल है कोई ज़ाहिर जो समझते हैं कि जो मौजूदा लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं उन्हीं की तरफ से इशारा लगता है। उसके अलावा तो ज़ाहिर है उनका सबसे बड़ा हरीफ तो जो है वो PTI है और PTI तो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको आने से रोक सके या जाने से रोक सके। बाकी जलसा उनका अपने मदरसा के स्टूडेंट्स आते हैं और वो हमेशा बहुत बड़ा करते हैं और वो इस पर काफ़ी जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से जलसे करते हैं। तो अब उनका ये कहना कि ये असल में जो सब जमातों का जो इस वक्त मुझे लग रहा है जो सियासी लीडरों का उनका शौक़ है कि वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है बयानिया या नैरेटिव जो है उसको करें। अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब आप अपनी कारकर्दगी का शो करने की बात करते हैं तो वो तो आपकी है नहीं, तो आप फिर लोगों के ऊपर जो है या दूसरे इदारों के ऊपर अपना गुस्सा या भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं तो वो तो लोग नहीं तस्लीम करते। आप अपनी कारकर्दगी आपकी क्या है? आप उस PDM हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो लुक्रेटिव वजारतें हैं वो इनके पास नहीं हैं। अभी तक गवर्नर KB के इनके अपनी जो है वो जमात के हैं, इन्हीं के हैं और वही सारे फैसले करते हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पूरी निगरान सेटअप जो है वो उसको रोल बैक कर दिया गया और फिर नए लगाने पड़े। तो ये जो सारी बातें हैं ये लोगों को ठीक है। तो बयानिया आपका जो है वो ग्राउंड रियलिटी से मैच करता है, आपको नजर नहीं आ रहा। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं और बात करेंगे खास तौर पर फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से। बड़ी अलार्मिंग वहाँ से न्यूज़ आ रही हैं। स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। फ़लस्तीन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है, जहाँ पर इसराइल ने तकरीबन गज़ा खाली करने के लिए फ़लस्तीनियों को एक अल्टीमेटम भी दे रखा है। वहाँ पर बमबारी भी हो रही है, और बमबारी सिर्फ हमास के ठिकानों पर नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही मलिया मेट करने पर तुले बैठे हैं। अस्पतालों तक को बख्शा नहीं जा रहा है, शहरी आबादियों को बख्शा नहीं जा रहा है, और बॉम्बिंग हो रही है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पर शहीद हो रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक इस सिलसिले में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर सामने आ रहे हैं। कुछ तो खुलकर हिमायत कर रहे हैं, कुछ सिर्फ सीज़ फायर की अपील करते नज़र आ रहे हैं। तो क्या इस सारी सूरत हाल में हमें नज़र आ रहा है कि ये जंग जो है वो मज़ीद मुल्कों को भी अपनी लपेट में ले सकती है, और इसका एंड पॉइंट क्या लॉजिकली इस वक्त दिख रहा है, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, जनाब साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कसूरी साहब, सबसे पहले तो यही फरमाइएगा, बहुत सारे लोग ये बात अब कर रहे हैं कि जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि रूस भी उसमें अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट अमेरिका, और जो हमास है उससे ये जैसे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने एक अटैक किया उसके बाद अब वो भुगतना पूरे फ़लस्तीन को पड़ रहा है, गाज़ा को पड़ रहा है। आपके नज़दीक ये जो अटैक था और उसके बाद जो एक पूरा रिएक्शन आया है, ये क्या कैलकुलेशन में नहीं था हमास के? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल है, डेफिनेटली कैलकुलेशन में होगा। होता यह है कि अगर आप लोगों से उम्मीद छीन लें, एक और कॉन्टेक्स्ट में 19th सेंचुरी में लेनिन ने कहा था, मार्क्स ने कहा था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। तो इनकी फ़लस्तीनियों की हालत है, नथिंग टू लूज, सिवाय वो एक बहुत बड़े प्रिजन में है हमास, और वो ओपन प्रिजन है, और हर तरफ से इजराइल ने उनका मुहासरा किया हुआ है। एक तरफ इजिप्ट है साइनाई में। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि एक डेस्परेट लोग, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, जिनको लोग भुलाते जा रहे थे, बल्कि बहुत से मुसलमान ममालिक नॉर्मलाइज कर रहे थे ताल्लुकात, तो एक बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर डेफिनेटली इसमें यह भी है कि उन्होंने ये कहा कि हम मर नहीं गए, हम फ़लस्तीनी अभी कायम हैं, नेस्त व नाबूद नहीं इजराइल ने किया, और ना हम अपने आप को नेस्त व नाबूद होने देंगे। तो उन्होंने ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, उनके कई फैक्टर्स होंगे, लेकिन मैं ये चाहूँ कि उन्होंने बिल्कुल अंदाज़ा लगाया होगा कि इसका क्या करेगा इजराइल। जब इससे बहुत कम होता था तो इजराइल कोशिश पूरी करते थे इजरायली कि वो जाके उनको मलबा बना दें उस इलाके का जहाँ से बकौल उनके मिसाइल्स दागे गए थे, हालांकि वो बहुत से सिविलियंस को मारते थे। हुआ यह है कि सिर्फ अभी ये हमास का तो अब मामला है, दुनिया क्यों चुप थी जब वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे पे उनकी जिंदगी बिल्कुल तंग कर दी गई थी, और उसमें इजराइल जो अपनी सेटलमेंट्स फैला रहा था जो तमाम अकॉर्ड्स के खिलाफ है, और आखिरी जो ऑस्लो अकॉर्ड्स की जो स्पिरिट है, और जो बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं अरबों के और इसराइल के या अमेरिका के और अरबों के, उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी, कैंप डेविड हो या उसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड हो, कि एक रियासत बनेगी जिसका बैतुल मक़दस दारुल खिलाफा होगा, एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता इजराइल ने और पिछले कम से कम 10 साल, बल्कि तो 20 साल, लेकिन 10 साल में तो इतनी बेदर्दी से अपने तमाम जो उसने वादे किए थे उनको उसने बिल्कुल, मैं तो कहूँगा, फटकार दिया है, परवाह नहीं की बैनुल-अक़वामी बरादरी की। और बैनुल-अक़वामी बरादरी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि जब इजराइल ये कर रहा था तो बिल्कुल चुप थे, जैसे उनको सन्नाटा चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कसूरी साहब, लेकिन अब सिचुएशन इस वक्त ये है कि उस तरह से इस्लामी ममालिक की कोई घुमक भी उन तक नहीं, ऐसा लग रहा है, पहुंच रही है। ईरान की ज़रूर बात हो रही है, लेकिन ईरान को तो खुद धमकियां दी जा रही हैं अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। आपके ख्याल से ईरान का क्या किरदार है? हमास की कितनी सपोर्ट की है ईरान ने? नहीं, ईरान तो बात की बात है। अभी तो लबनान है जहां एक कन्फेशनल यानी मजहब की बुनियाद पर हुकूमत है, उसमें सुन्नी जो है वो
प्राइम मिनिस्टर होता है, शिया जो होता है वो स्पीकर होता है, और जो मैरोनाइट क्रिश्चियन है वो होता है वहाँ का सदर, यानी कि वहाँ की कन्फेशनल हुकूमत है। नतीजा क्या निकला? वहाँ की सबसे बड़ी ताकत मरकजी हुकूमत नहीं है, वहाँ की सबसे बड़ी ताकत हिजबुल्ला है। और मैंने 2006 में जब लबनान पे बॉम्बिंग हो रही थी तो अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, मैं वजीर खारजा था, मैं गया था, मुझे तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म है। तो जो हिजबुल्ला है 2006 में उसने इसराइल के दांत खट्टे किए थे, और अब तो बहुत ज़्यादा मजबूत है पहले के मुकाबले में। लोग तो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके पास 1.5 लाख के करीब मिसाइल्स हैं, और जिसमें 15-20 हज़ार शायद गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, और 1 लाख के करीब ट्रेंड फाइटर्स हैं जिन्होंने शाम में भी जंग में हिस्सा लिया है। अमेरिका की यह कोशिश है सरेदस्त कि वो अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज रहा है इस इलाके में, वो वार्निंग दे रहा है हमास को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान को, कि भाई आप वहाँ दखल ना दें। दखल देना तो वो शुरू हो गए हैं हमास वाले, क्योंकि लबनान में सिर्फ अकेली हमास कह रहा हूँ, वो वहाँ सिर्फ हिजबुल्ला नहीं, इस्लामिक जिहाद भी है, और वहाँ कुछ डेफिनेटली इनके बंदे भी बॉर्डर तो मिलते हैं, हमास के बंदे भी वहाँ होंगे। अच्छा, वहाँ से फायरिंग भी हुई है, एक इजरायली मारा गया है, एक इंजर हो गया है, जो लेबनान से फायरिंग हुई है। उन्होंने जाके इजरायलियों ने लबनान के अड्डे वहाँ जहाँ से फायरिंग हुई तबाह की है। तो ये जो मामला सिर्फ ईरान का नहीं है, पहले तो निपटना पड़ेगा उनको हिजबुल्ला से। क्या ये इजराइल के लिए मुमकिन होगा? अच्छा, कि एक तरफ वो इनसे लड़ रहा है, अपने टैंक भेज रहा है, ऊपर से हिजबुल्ला अगर एक्चुअली इन्वेजन कर दे, अभी तो उन्होंने सिर्फ इशारे ही किए हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने ये कहा है कि 1 हफ्ता ज़रूरी है, वो सोच ले, नहीं बल्कि पहले तो एक बयान आया था कि 48 घंटे ज़रूर, फिर कहा 24 घंटे, मैक्सिमम उन्होंने एक हफ्ते की बात की है। पिछले हफ्तों में जो डेडलाइंस देते रहे, तो फिर वो कह रहे हैं इसका मुकाबला होगा। उन्होंने ये नहीं कहा हम एंटर करेंगे, वो इंडिकेट ये कर रहे हैं कि शायद हिजबुल्ला एंटर कर जाए। हिजबुल्ला अगर एंटर करेगा। कसूरी साहब, ये फरमाइएगा कि पूछिए सवाल। ये तो आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हिजबुल्ला को और लेबनान को रूस की हमायत भी हासिल है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग का भी बदला लेना चाहता है अमेरिका से, और वो भी वहां उनको सपोर्ट कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि वाकई ही कोई ऐसी चीज है? देखिए, ये तो दिलों, पाकिस्तान और इंडिया के दिलों में क्या है, आपको आसानी से अंदाजा हो जाता है कि एक तरफ हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज हो, एक तरफ इंडिया सपोर्ट कर रहा होता है। हालांकि आप देख लें इसराइल की जंग में, हालांकि पंडित नेहरू के वक्त से वो PLO को सपोर्ट कर रहे थे फ़लस्तीनियों को, मौजूदा हुकूमत में उन्होंने ओपनली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐलान कर दिया कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। तो जो रूस अमेरिका के ताल्लुकात हैं, जो चीन और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, दिलों में झांकना मुश्किल नहीं। ये उनकी इंटेंशन यही होगी कि अमेरिका यहाँ फंसे, अमेरिका को यहाँ तकलीफ हो, ताकि जो यूक्रेन में हम पे मुसीबत आई है वो कम हो। इसी तरह चाइना भी, लेकिन चाइना ने कुछ कहा तो नहीं है ना। देखने में तो दोनों का बड़ा रिस्पॉन्सिबल रवैया है, और वो ये है कि वो कहते हैं भाई, आज चाइना ने कहा है अमेरिका को कि आप इसमें जिम्मेदारी आपने ली है इसराइल की, आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, आप यहाँ जाके कुछ करें। अमेरिका जान छुड़ाने को चीन को कह रहा है कि आप अपना रोल अदा करें। वाह, क्या दिन है। ये भी हमने देखने थे कि अमेरिका जो अभी तक सोल सुपर पावर है, वो कह रहा है चीन को कि भाई आप अपना रोल अदा करें। क्या वॉर एक्सपेंशन इन द मिडिल ईस्ट, जो वहाँ पे सऊदी और जो दूसरे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब के उनका बहुत एफर्ट रहा कि वो ये वॉर जो एरियाज़ हैं इनको वो उन्होंने सीरिया में भी और बाकी जगह पे भी, यमन के साथ भी वो एक नेगोशिएशंस की और वॉर वहाँ पे रोकी। तो जो एक्सपेंशन ऑफ वॉर अगर होती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिजबुल्ला अगर एंटर होती है, तो उसके तो बहुत भयानक नताइज होंगे पूरे रीजन के लिए, तो दुनिया इससे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल होगी। इसीलिए जो आपने देखा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, होता क्या है कि हर जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन जाते हैं और बाद में कहते हैं मेरे बड़े प्रोडक्टिव नेगोशिएशन
हुई होगी प्रोडक्टिव। तो सऊदी अरब का ये कहना बड़ा मानी खेज है। और अब जो अब जो OIC का इजलास भी बुलाया जा रहा है, अगर सऊदी अरेबिया ने तैयारी ना की होती तो इस नौयत का इजलास ना बुलाया जाता है। मैं समझता हूं सब लोग जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो एग्रीमेंट में हैं कि अगर ये जंग फैल ली तो वो जो एफर्ट्स हो रही थी इब्राहिम अकॉर्ड्स में, इब्राहिम 1, अब तो 2 की भी अकॉर्ड की हो रही थी। इब्राहिम 1 में UAE और बहरैन वगैरह ने और को सूडान और मोरक्को ने उनको रिकग्नाइज किया था। एफर्ट थी जो कि हालांकि क्राउन प्रिंस ने नहीं हामी भरी, लेकिन उनका एक जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू था उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था वेस्टर्न मीडिया में। उन्होंने कहा है कि हमारी तेज़ी से नॉर्मलाइजेशन की तरफ बात हो रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था उसी इंटरव्यू और एक और इंटरव्यू में भी कि हम फ़लस्तीन का मसला जो है हमारे करीब है और हम इसको भूल नहीं सकते और हम कोशिश करेंगे जब इजराइल से बात करेंगे कि इस मामले को हल करें। लेकिन अब तो कोई गुंजाइश नहीं रही है कि अब देखें ना, कोई भी किसी मुल्क का हुक्मरान हो, बादशाह हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी लोगों की नब्ज पे उनकी उंगली होती है, उनको पता होता है। कोई सी को सऊदी अरब हो, UAE हो, सूडान हो, मोरक्को हो, पाकिस्तान की तो बात ही और है। पाकिस्तान में खुला पब्लिक ओपिनियन जो है वो हमेशा से कायदे आज़म के वक्त से, और मैं जब बच्चा था तो हम सुना करते थे मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन अमीनुल हुसैनी, तो वो कायदे आज़म के वक्त से एक स्टैंड रहा है जो कश्मीर की वजह से पाकिस्तान में और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। तो हालांकि मुख्तलिफ पाकिस्तानी हुकूमतों की ये कोशिश थी कि हिंदुस्तान के साथ बहुत ताल्लुकात इजराइल बढ़ा रहा है, कोशिश ये थी कि हमारे नॉर्मलाइज हो हालात इजराइल से, कि पाकिस्तान के कौमी मफाद में है। मुझे भी इसी सिलसिले में, मैं जब तुर्की गया था, प्रेसिडेंट अर्दोआन ने मीटिंग अरेंज की थी इजरायली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर बात थी कि जब आप प्रिंस अब्दुल्ला का, बल्कि क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला का प्लान कहलाता था, अब्दुल्ला प्लान, जिसको अरब लीग ने एक्सेप्ट किया, जिसको कहते थे लैंड फॉर पीस, अगर आप निकलेंगे वहां से तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। बल्कि जब मैं गया था उसमें भी इन्होंने उस वक्त कई दफ़ा ही हिमाकत कर चुके हैं, भेजते हैं वहाँ अपनी फ़ौजें गज़ा की पट्टी में। तो मेरे ख्याल उस वक्त प्राइम मिनिस्टर एरियल शैरॉन थे, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, उन्होंने खाली किया था जब मैं गया था तुर्की, उन्होंने खाली किया था इसको गजा की पट्टी को, हमने वेलकम किया, सारी इस्लामी दुनिया ने वेलकम किया। नॉर्मलाइज करने का मामला है वो कंडीशनल था कि पहले आप फलस्तीन को उनके हुकूक दें, वहां से निकले, उनके इलाके खाली करें, तो उसके बाद जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो सकते हैं। जब नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के ज़हन में तो डाउट ही कोई नहीं था, मैंने तो कॉन्फ्रेंस में कह दिया था। लेकिन सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, जिनकी खास हैसियत है बिकॉज वो गार्डियन ऑफ द 2 मक्का मदीना 2 होलीस्ट श्राइन्स इन इस्लाम है, और कैसे वो भूल सकते हैं कि जो पहली किबला अव्वल जो था वो मस्जिद अल-अक्सा था। उनको एक वो 2 टोपियां पहने हुए हैं, एक टोपी तो है सऊदी अरब के हुक्मरान हैं और वो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं दुनिया के, ये दूसरे अरब ममालिक को अप्लाई नहीं करता, उनकी नज़रें सऊदी अरब पे होती हैं। और मैं ये नहीं समझता कि जो हालात आज हो गए हैं, जब तक अब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर तो इजाज़त नहीं दे रहा इसराइल, और अब मैं देख रहा था कि मैं समझता हूँ मिस्र की पॉलिसी ठीक है, अमेरिका ने कोशिश की और फॉरेनर्स ने की कि वो क्रॉसिंग जो है गजा से साइनाई डेजर्ट में इजिप्ट में वो खोल दी जाए। और उनका हम तब खोलेंगे जब जो यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन मदद जा रही है वो अंदर आ पाने की इजाजत दें, क्योंकि कोशिश लेकिन अभी वही काम करे जो 1947 में उसने किया था। लेकिन अभी जो अरब ममालिक हैं उन पे बड़ी तनकीद हो रही है कि वो उस तरह से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की जिस तरह उन्हें करनी चाहिए। उर्दन के बारे में और बाकी इधर वो कह रहे कि ये तो यानी वहाँ से जो इमदाद है वो तक जाने नहीं दी जा रही, ट्रक्स वगैरह वहाँ रुके हुए हैं, बॉर्डर जो है उनको ओपन नहीं किया जा रहा। तो ये आप समझते हैं कि जो अरब ममालिक हैं अगर वो यूनाइट होकर ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग दबाव डालें तो इस सिलसिले में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं?
देखिए, पहली बात तो ये जो क्रॉसिंग है उर्दून से नहीं है, ये मिस्र से है, तो इसे उर्दून पे तो क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। उर्दून में तो आधे लोग वैसे ही फलस्तीनी हैं, उनकी मलका भी फलस्तीनी है, तो उनकी पोजीशन जरा अजीब व गरीब है, क्योंकि उन्होंने ही पहले हमले में जेरूसलम उनके पास था, जो कि एक यूरोपियन पावर है, इजिप्ट, ये इजराइल, उसका मुकाबला था उस वक्त की अरब फौजों से, जिनको कोई जो इंपीरियल दौर था बरतानिया का और फ्रांस का, जो मैंडेट थी पैलेस्टाइन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो उन्होंने इजराइल के यहूदियों को सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल की थी। पहले साइक्स पीको प्लान था, फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन था, उन्होंने ही, उनकी को फौजें बराए नाम ही थी। लेकिन जब यह हुआ तो 73 में मिस्र में बदला लिया और उसने ज़बरदस्त हमला किया, और शाम ने इस पे इजराइल पे, और वो उनको छठी का दूध ही उनको याद आ गया। अगर अमेरिका मदद ना करता इजराइल की उस वक्त, तो हो सकता है इजराइल पिट जाता। तो मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रेशर तो लाजमी बढ़ेगा। इसीलिए इन सब की कोशिश है कि जल्द अज जल्द कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोले और ये जंग ना फैले। क्या फैलेगी या नहीं, ये इस वक्त इजरायली जुनून फैसला करेगा। अगर उनका जुनून इसी तरह रहा, या हो सकता है दुनिया को दिखा रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि 150 उनके हॉस्टेजेस भी उनके पास है। एक हॉस्टेज को रिहा कराने के लिए उन्होंने बहुत से फलस्तीनी छोड़े थे, तो क्या वो 150 को कुर्बान कर देंगे? आ गई इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बहुत सख्त तनकीद में है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कभी नहीं हुआ। अभी तो कौम इकट्ठी हो गई है, जंग का मरहला है, लेकिन जब खत्म होगी तो उनसे सवाल जवाब होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आपने प्रोग्राम वक्त दिया, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कसूरी साहब की नाज़रीन आपने सुनी। यहीं पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।